हेलो स्टूडेंट्स। देखिएगा, ब्रांच अकाउंटिंग की इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में एंट्रीज हम कर चुके थे। आज इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हम बात करेंगे पार्शल कंसोलिडेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि दो शब्द आए, पार्शल और दूसरा कंसोलिडेशन। वास्तव में ये क्या चीज़ें होती हैं, आइएगा हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पार्शियल कंसोलिडेशन क्या होता है। सबसे पहली बात है कंसोलिडेशन क्या होता है। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, ये सबसे मेन बात है। तो देखिएगा, जो कंसोलिडेशन है वो क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि कंसोलिडेशन किसके द्वारा किया जाता है, हेड ऑफिस के द्वारा। यानी कि जो ब्रांच की जो भी इंफॉर्मेशन है वो वास्तव में उन पर अधिकार हेड ऑफिस का है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हेड ऑफिस ने किया। तो हेड ऑफिस फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पजेज, यानी कि जब उसको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि जब उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करने हैं, तो वो अपनी ब्रांच के अकाउंट्स भी उसके अंदर शो करेगा। यानी कि जो ब्रांच के जो अकाउंट्स हैं उस पर भी उसका स्वामित्व या ओनरशिप है। तो इस वजह से उनके ऊपर भी जो है अकाउंटिंग जो है वो किसकी बैलेंस शीट का पार्ट होंगे। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ हेड ऑफिस बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस पर भी अधिकार होगा उसका, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स थे ब्रांच के, तो जो ब्रांच के प्रॉफिट्स थे उस पर उसका अधिकार होगा। और दूसरी बात है कि जो ब्रांच की असेट्स हैं और जो ब्रांच की लाइबिलिटीज़ हैं वो भी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट होंगी। तो सीधी सी बात यह है, तो इसको कंसोलिडेट की जगह हम क्या वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और नया शब्द जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच रिकॉर्ड्स। तो जो ब्रांच के रिकॉर्ड्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिसको ही हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन अगर पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर और फिर बैलेंस शीट बनाकर करते हैं तो उस कंसोलिडेशन को बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ऐसे केस के अंदर ब्रांच के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑलरेडी आपको दिए हुए होंगे, यानी कि ब्रांच का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो दिया होगा और बाकी ब्रांच की असेट्स और लाइबिलिटीज दी होंगी। तो हेड ऑफिस केवल उन्हीं असेट्स और लाइबिलिटीज को और प्रॉफिट को जब इनकॉर्पोरेट करता है तो उस इनकॉर्पोरेशन को आप बोलते हैं पार्शियल कंसोलिडेशन। तो ऐसे केस में देखिएगा क्या एंट्रीज जो है बैलेंस शीट के अंदर होंगी या क्या जनरल एंट्रीज होंगी, उन सब का जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात यहाँ पर जो हमने करनी है वो क्या करनी है कि जो भी हमने यहाँ पे करना है वो एंट्रीज के माध्यम से करना है। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बुक्स हम बना रहे हैं हेड ऑफिस की। तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप देखिएगा, यहाँ पर जब हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन करेगा तो क्या एंट्रीज करेगा। देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर हमें 4 तरीके की एंट्रीज करनी है। वो 4 एंट्रीज क्या होंगी वो ध्यान से समझिएगा। पहली एंट्री होंगी जो एडजस्टमेंट्स हैं ब्रांच से रिलेटेड, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, उन सब एंट्रीज को करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ब्रांच एडजस्टमेंट करेगा कोई भी बची हुई एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट इन CIT, GIT, कोई भी एक्सपेंसेस की हो सकती है या कोई भी डेप्रीशिएशन की भी हो सकती है। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अगर हेड ऑफिस उसको मेंटेन करता है तो आप जाके सबसे पहली वाली क्लास के अंदर आप जाइए और उसमें आप रिवाइज करिए इन एंट्रीज को कि एंट्रीज कैसे होती हैं। दूसरी बात आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रॉफिट्स को। तो जब आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो मैं अभी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो इससे हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा, हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा। और वो डेबिट किसको कर देगा, वो डेबिट कर देगा ब्रांच को। यानी कि ब्रांच से जो प्रॉफिट आएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिन्होंने डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम पढ़ा है वहां पर भी यही एंट्री होती है हेड ऑफिस की बुक्स में। देखिएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट में ही हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकलता है, यानी कि जो ब्रांच का प्रॉफिट होता है उसको हेड ऑफिस ले लेता है, जिसको हम जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। तो ये सेम एंट्री है। लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो दिस एंट्री विल बी रिवर्स, यानी कि हेड ऑफिस P&L अकाउंट डेबिट, ये लॉस के अंदर एंट्री होगी, प्रॉफिट के अंदर ये वाली होगी टू ब्रांच अकाउंट।
तो प्रॉफिट और लॉस को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। उसके बाद ब्रांच की असेट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या करेंगे? ब्रांच की असेट्स को। तो देखिएगा असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अगर हेड ऑफिस ब्रांच की असेट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो अल्टीमेटली असेट्स को डेबिट कर रहा है, तो जितनी भी ब्रांच की असेट्स होंगी उन सबको वो डेबिट कर देगा। तीसरे नंबर वाली एंट्री है ब्रांच की असेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देगा? ब्रांच अकाउंट को। तो सारी जो भी ब्रांच की असेट्स है उनको कब्जा कर लेगा, यानी कि इनकॉर्पोरेट कर लेगा। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच असेट्स कैसे करेंगे ये देखिएगा, ये कंसोलिडेशन ऑफ ब्रांच असेट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच असेट्स। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? अगला पॉइंट आता है हमारा कि ब्रांच की लायबिलिटीज का। तो ब्रांच की लायबिलिटीज को जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज, टू ब्रांच लायबिलिटीज। उन लायबिलिटीज के नाम डाल देंगे हम अलग से, क्रेडिटर, डेटर, उस क्रेडिटर्स होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे हमारे। तो इस तरीके से आपको ये बात पता चल गई, बीइंग ब्रांच लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड। तो इस तरीके से हम एंट्रीज करेंगे। अब आइएगा देखिएगा, मैं अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर कराऊंगा वो क्वेश्चन नंबर होगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखिएगा, सबसे पहले इसके ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन इसको पढ़िएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा आगे चल के कि इसमें क्या लिखा हुआ। पहले आप ये देखिएगा सबसे पहले कि किस तरीके से आपको सवाल मिलेगा। किस तरीके से आपको सवाल मिलेगा ये देखना आप। मिल गया क्वेश्चन? वेरी गुड। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, दोनों के ना हेड ऑफिस के और ब्रांच ऑफिस की असेट्स लायबिलिटीज की सबकी डिटेल दी हुई है। ये तो जो इन्फॉर्मेशन है ये तो है हेड ऑफिस से रिलेटेड, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रांच से रिलेटेड। अब इनके बीच में कुछ एडजस्टमेंट रह गई है। अब देखिएगा, ऑन 31/3/2000 द ब्रांच हैड सेंट ए चेक ऑफ 10,000, 10,000 का चेक ब्रांच ने भेजा टू द हेड ऑफिस, नॉट रिसीव्ड बाय देम नोर क्रेडिटेड टू द ब्रांच टिल नेक्स्ट मंथ। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा या ब्रांच ऑफिस करेगा? ये ब्रांच ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है, तो बताइए कौन एंट्री करेगा? तो आप लोग जानते हैं इसकी एंट्री करेगा हेड ऑफिस, यानी कि जो चेक है, जो चेक है इन ट्रांजिट उसको वो डेबिट करेगा, और किसको क्या कर देगा? ब्रांच ऑफिस को वो क्रेडिट कर देगा 10,000 रुपये से। क्लियर है ये बात? तो ये अल्टीमेटली इसकी बुक्स में एंट्री होगी। अब दूसरी बात है कि यहां पर क्या कह रहा है, goods of ₹4,400 been forwarded by the head office, goods to the value of 4,400 had been to the branch and invoiced on 30/3/2004 were neither received by the branch nor debt with their books। तो यहाँ पे एंट्री कौन करेगा? ब्रांच कर देगा, GIT डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 4,400। इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद इट वाज एग्रीड द ब्रांच शुड चार्ज 3,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर। तो इसकी एंट्री कौन करेगा? ब्रांच भी करेगा, हेड ऑफिस भी करेगा। तो ब्रांच की बुक्स में क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह काम करेगी। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा इसके, बताइए? 3,000 रुपए के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा बताइए? ये ब्रांच की बुक्स है, ये ब्रांच ऑफिस की बुक्स हैं, ये हेड ऑफिस की, सॉरी ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं, ये ब्रांच ऑफिस की बुक्स हैं। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच को डेबिट कर देगा, ब्रांच ऑफिस डेबिट यानी कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो तो खर्चे अपने P&L में डाल चुका है। और ब्रांच ऑफिस क्या एंट्री करेगा? ब्रांच ऑफिस अपने P&L को कम करेगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपेंसेस वर्ड नहीं आएंगे, बिकॉज कि आप पूरा का पूरा जो है फाइनल अकाउंट तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए नहीं आएगा। अगर पूरी ट्रायल बैलेंस दी हुई होती हो तो हम क्या करते, फिर ब्रांच P&L की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर्ड यूज करते। अब देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट है द स्टॉक स्टोलन इन द ट्रांजिट। देखिएगा अभी एंट्री को ध्यान से समझना, स्टॉक स्टोलन इन द ट्रांजिट
for the head office to the branch and charged by the branch and the head office not credited the head office account in the branch books as the manager declined to admit any liability 4000 not covered by the insurance। देखिएगा इस लाइन का मतलब समझिएगा। देखिएगा कि 4000 रुपये का माल रास्ते में नष्ट हो गया। रास्ते में जो नष्ट हो गया, जो सामान ख़त्म हो गया, अब उस सामान के बारे में जिसका कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं था, एक विवाद उत्पन्न हो गया, यानी कि एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया बिटवीन द ब्रांच मैनेजर एंड द हेड ऑफिस। ब्रांच मैनेजर ये कहता है कि दैट लॉस इज नॉट रिलेटेड टू मी, दैट्स वाई आई विल नॉट रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन, तो मैं उस लॉस को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जबकि हेड ऑफिस कहता है कि दैट गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय मी टू यू एंड दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहता है कि जी सामान तो मैंने आपको भेज दिया, और सामान जब मैंने भेज दिया तो मैंने तो उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। अब वो माल लॉस हो गया तो वो तेरा है, मेरी तरफ से तो तेरे पास चला गया, मैंने तो तुझको डेबिट कर दिया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब तू ये कहता है कि माल तेरे पास आया नहीं, रास्ते में पड़ा हुआ है, तो तू एक काम कर ब्रांच मैनेजर, तू अपना उसको लॉस मान ले और मुझको क्रेडिट दे दे, यानी कि तू अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर ले और मुझे क्रेडिट कर दे हेड ऑफिस को। जो अकाउंट के बीच में डिफरेंस है हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट के, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा और मेरे भाई इस मामले को रफा दफा कर और खत्म कर निपटा दे। लेकिन ब्रांच मैनेजर कहता है कि नहीं जी नहीं, ये लॉस तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि रास्ते में माल गायब हो गया और अगर आप मेरे से चार्ज कराओगे तो मुझको लॉस बियर करना पड़ेगा, और फिर जब कभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा तो आप ये कहोगे ये ब्रांच मैनेजर निकम्मा है, ये तो कम प्रॉफिट कमाता है, ये मेरा लॉस है ही नहीं, इसलिए मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस क्या करे बताइए, जब ब्रांच मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं है तो देखिएगा हेड ऑफिस क्या करेगा इस परिस्थिति के अंदर। हेड ऑफिस कहेगा ठीक है मेरे भाई, तू तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो हेड ऑफिस इस एंट्री को अपना लॉस मान लेगा और इसकी वजह से हेड ऑफिस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देगा और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अगर बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रीप्ले करिए और सुनिए। देखिएगा मैं सीधी सी बात आपके साथ क्या कर रहा हूँ। मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूँ कि एक लॉस हुआ है जो ट्रांजिट में या रास्ते में है, जिसको ब्रांच मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो लॉस हेड ऑफिस को मानना पड़ेगा। और हेड ऑफिस अगर उस लॉस को मानेगा तो अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेगा और ब्रांच अकाउंट का उसको कोरस्पोंडिंग क्रेडिट देगा। एक बात और ध्यान से सुननी है, अगर ये फाइनल अकाउंट नहीं बने होते जैसा कि हमें दिए हुए हैं दोनों के, ब्रांच के और हेड ऑफिस के, यानी कि अभी आपके पास ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स होते, तो फिर क्या होता? तो फिर जो है ब्रांच जो है इसको एंट्री तो नहीं करता, लेकिन हेड ऑफिस इसकी एंट्री डालता लॉस बाय फायर या लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। बट ऑलरेडी फाइनल अकाउंट जो है वो बने हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बने हुए हैं, तो इसलिए कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस या लॉस के नाम से आएगा, ना तो ब्रांच ओपन करेगी ना हेड ऑफिस ओपन करेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए और ध्यान से सुन लीजिएगा। पेपर में जब 10 नंबर का सवाल आएगा तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये सवाल सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी रहा है काफ़ी टाइम, 2-3 बार आरटीपी में भी आया है और 2 बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो इसलिए इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चे जर्नली पेपर में छोड़ते हैं, इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलें जी आगे बात करते हैं अब अगले पॉइंट पर। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि जो डेप्रीशिएशन है ब्रांच असेट्स का, विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, और ये क्या कह रहा है कि जो डेप्रीशिएशन है ब्रांच असेट्स का विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड फॉर ₹2500। कहता है जी वो एक अकाउंट में एंट्री छोड़ दी थी
तो एंट्री छोड़ दी थी पहले। तो चलिएगा इसके 4000 की बात करते हैं सबसे पहले। तो 4000 की एंट्री कौन करेगा? ये 4000 की एंट्री करेगा हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट 4000 रुपये। ये तो तीसरे नंबर वाली एंट्री थी जो भी हमने करी। अब अगली एंट्री की तरफ देखते हैं क्या कहता है कि ब्रांच के अकाउंट्स जो हेड ऑफिस ने 2500 रुपये डेप्रीसिएशन लगाना है। फिर देखिएगा डेप्रीसिएशन लगेगा तो दैट इज़ ए लॉस ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच उसको क्या रिकॉर्ड करेगी? तो ब्रांच अपना डेप्रीसिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेगी। मैंने भी आपको बताई बात। क्यों करेगी? क्योंकि उसके पास कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है और हेड ऑफिस को क्रेडिट दे देगी। और डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है? डेप्रीशिएशन का अमाउंट है 2500। तो 2500 रुपये की ये एंट्री हो जाएगी। और हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगा और किसको क्रेडिट कर देगा? अपनी जो असेट्स हैं उसकी, फिक्स असेट्स, क्योंकि उनकी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी फिक्स असेट्स की। और अगर आपको इस एंट्री में कोई डाउट है तो क्लास नंबर 1 जाके देखिए दोबारा से। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगली एंट्री की तरफ। अगर अगली एंट्री की बात करेंगे, वो कहता है कि जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हेड ऑफिस की बुक्स में। लेकिन माय डियर, जो प्रॉफिट अभी ट्रायल बैलेंस में है वो तो इन एंट्रीज़ की वजह से बदल गया। तो इसलिए आपको ब्रांच के प्रॉफिट भी बदलने पड़ेंगे। तो आइएगा अब इसके बारे में बात करते हैं। आगे चल के करें बात इसकी। हाँ जी सर, करिए इसकी बात। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बढ़े हम आगे तो क्या करेंगे हम करते हैं इसके बारे में फाइल नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा हेड ऑफिस के पास था चेक इन ट्रांजिट एडजस्टमेंट नंबर 1 में। तो हमने एंट्री क्या की इसकी? हमने एंट्री क्या की बताइए? हमने इसकी एंट्री की क्या? हमने इसकी एंट्री की चेक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट 10,000। और एक ही एंट्री करते हैं तो कौन एंट्री नहीं करेगा? ब्रांच ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, ध्यान रखिएगा। अगली वाली में एंट्री कौन करेगा? गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच पे है तो हेड ऑफिस कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। उसके बाद देखिएगा अगली एंट्री में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देगा, हेड ऑफिस अपने P&L को क्रेडिट कर देगा 3000 रुपीज़ से। इसी तरीके से ब्रांच का जो P&L अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और वो भी 3000 रुपये से। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? हेड ऑफ, ये वो डिस्प्यूट वाली है जो झगड़ा हो गया है रास्ते के लॉस के बारे में। तो हेड ऑफिस अपने P&L को डेबिट कर देगा टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच उसकी एंट्री नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में यही अमाउंट के डिफरेंस थे। एक 10,000 का GIT CIT, एक ये 4,000 का GIT CIT और एक 4400 रुपये की एंट्री। तो कुल 18,400 रुपये का जो गैप है वही ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच का डिफरेंस है। देखिएगा अगर आप ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो वो यही चीज़ें आपको शो कर रहा होगा। ये देखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यही 18,400 है। देखिएगा ये फिगर है 298,600। तो 298,600 माइनस, देखिएगा इसका फिगर है 280, 280, 200। तो देखिएगा 18,400। ये 18,400 इन 3 एंट्रीज की वजह से होता है, GIT CIT या जो डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह से। तो ये किसकी वजह से रीजन अराइज हुए वो भी आपके सामने है। अब देखिएगा जो जो एंट्रीज हुई हैं तो ये हेड ऑफिस की फिगर्स बदलेंगी, फिर ब्रांच ऑफिस की फिगर्स बदल गई। तो पहले ब्रांच ऑफिस की फिगर बदलेंगे, ब्रांच ऑफिस की ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तभी आप एंट्री कर पाएंगे इनकॉर्पोरेशन की। तो आइएगा हम सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं कि क्या है। ये हमने एंट्री कर दी इसकी। ये देखिएगा एक्सपेंसेस की एंट्री कर दी, तो एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी। और उसके बाद जो ब्रांच के प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करने हैं हेड ऑफिस ने, तो ये एंट्री अभी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने सबसे पहले हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाने से पहले हम एक काम कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ब्रांच ऑफिस की। तो ब्रांच ऑफिस की बैलेंस शीट चलिए दोनों की बनाते हैं। पहले कंसोलिडेशन नहीं है, वर्किंग नोट में, ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट में ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब है केवल ब्रांच हेड ऑफिस का, इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो कैपिटल थी इसकी 10 लाख, क्रेडिटर्स था 39,600 जो ट्रायल बैलेंस में डला हुआ है। इसका प्रॉफिट था 146,600, 3,000 इसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के वसूल किए।
और 4000 जो लॉस रस्ते का था वो माइनस हो गया, तो इसका बचा 145,600। फिक्स असेट्स पर जो डेप्रिसिएशन लगा उस डेप्रिसिएशन को माइनस किया इसने, तो वो डेप्रिसिएशन था 2500, तो एंट्री थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, तो वो घटकर ये वैल्यू बदल गई। स्टॉक की फिगर दे रखी थी, डेटर की फिगर थी कैश, और चेक इन ट्रांजिट इसने रिकॉर्ड किया था तो इसकी बुक में आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच ने रिकॉर्ड किया था तो उसकी बुक में। अब जिन एंट्रीज की वजह से ब्रांच के बैलेंस हुए, तो ब्रांच को एक बार आपने क्या किया, क्रेडिट किया, तो ब्रांच का बैलेंस है हमारा डेबिट, जब हम उसको क्रेडिट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। फिर हमने 3000 उसको डेबिट किया एक्सपेंसेस के लिए, 2500 हमने डेबिट किया उसके डेप्रिसिएशन के लिए, और 4000 हमने उसको क्रेडिट दिया किसके लिए, वो जो डिस्प्यूट वाले क्लेम थे। तो उसके बाद ब्रांच की जो एडजस्टेड फिगर आई वो आई 2,90,100। तो ये हेड ऑफिस का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी हेड ऑफिस की एक बैलेंस शीट बन गई स्टैंड अलोन। इसमें ब्रांच की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी जगह ब्रांच अकाउंट इनक्लूडेड, यानी कि ब्रांच पे जो पैसा टोटल खर्च कर रखा है वो 2,90,100 है। जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो ये 2,90,100 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रखा है, जो असेट्स है वो आ जाएंगी उसकी, और जो लाइबिलिटीज है वो क्रेडिट में चली जाएंगी। तो अल्टीमेटली हमारी 2,90,100 की इन्वेस्टमेंट है हेड ऑफिस की ब्रांच के ऊपर, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर शो हो रही है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास इनकी इंडिविजुअल असेट्स या लाइबिलिटीज हमारे पास आ जाएंगी, वही कंसोलिडेशन में होता है। इसी तरीके से हमने ब्रांच की जो असेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो बदली, तो क्रेडिटर्स की फिगर थी, तो P&L में उसको 3000 का लॉस था एक्सपेंसेस का, और 2500 का जो था डेप्रिसिएशन का, तो इसकी प्रॉफिट की फिगर बदल गई। हेड ऑफिस उसका क्रेडिट था और उसने 3 एंट्रीज से हेड ऑफिस को जो है क्रेडिट दिया है, तो उसको जो क्रेडिट मिला है वो देखिएगा उन सब का क्रेडिट जो है यहाँ पर इम्पैक्ट आ गया है। ठीक है जी, एक तो GIT का था, एक खर्चों का था, एक डेप्रिसिएशन का, तो उसकी वजह से 2,90,100। और ये ध्यान रखिएगा जब आप इनकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाओगे, ये फिगर 2,90,100 जो ब्रांच डेबिट है हेड ऑफिस की बुक में, उतना ही देखिएगा ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस क्रेडिटर मिलना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपका सवाल ठीक है। फिर इधर फिक्स असेट्स की वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं था, एक GIT आया था, ये दोनों टैली कर दिया। अब यहां पर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। इनकॉर्पोरेशन ऐसा होता है कि अब इन सारी इंडिविजुअल असेट्स को डेबिट करते हैं, इन सारी असेट्स को डेबिट करते हैं। आप अपनी कॉपी खोल लीजिएगा, लिखिएगा, आप अपनी कॉपी खोलिएगा, मैं बताऊंगा आपको। आप एंट्री लिखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इनकॉर्पोरेशन की एंट्री कैसे होंगी। तो सबसे पहले एंट्री डालिए फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट, GIT डेबिट, इन सबको डेबिट डालिए, राइट। और मैं यहां डाल देता हूं सन्ड्री असेट्स, और सन्ड्री असेट्स टू 334,400, ये हेड ऑफिस की बुक्स में है, और टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच को इसको क्रेडिट कर देंगे 334,400। ये एक एंट्री हो गई इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स। दूसरी होगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइबिलिटीज। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइबिलिटीज के लिए क्या एंट्री करेगा ब्रांच, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस करेगा ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो अब ये क्रेडिटर्स उसकी बैलेंस शीट में चले गए हेड ऑफिस की में 19,200। तीसरा इनकॉर्पोरेट करना है प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को जब इनकॉर्पोरेट करेगा तो क्या करेगा, ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो हेड ऑफिस की बैलेंस शीट थी उसमें इन 3 एंट्रीज के असर और ऐड करने हैं। तो अगर इन 3 एंट्रीज के असर ऐड कर देंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ जाएगी उसकी, यानी कि जो इनकॉर्पोरेट करने के बाद आएगी। तो अल्टीमेटली हम ये करेंगे कि ये जो फिक्स असेट्स हैं उसकी फिक्स असेट्स में ऐड कर देंगे जो हेड ऑफिस की है, जो हेड ऑफिस का स्टॉक है उसमें ये स्टॉक ऐड कर देंगे, जो हेड ऑफिस के डेटर्स है उसमें ये डेटर ऐड कर देंगे, जो हेड ऑफिस का कैश है उसमें ये कैश ऐड कर देंगे। GIT है नहीं तो GIT 4400 इंडिविजुअली लिख देंगे, उसका CIT भी है तो वो CIT लिख देंगे, उसके क्रेडिटर्स में इन क्रेडिटर को ऐड कर देंगे, उस प्रॉफिट में इस P&L को क्रेडिट कर देंगे, और हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के अकाउंट नहीं आएंगे, यानी कि जो ब्रांच ऑफिस का अकाउंट है वो बदल जाएगा। तो देखिएगा जब यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने बनाई तो आप क्या करेंगे, इसको बनाया आपने पहले स्टैंड अलोन, फिर इसकी स्टैंड अलोन बनाई। अब देखिए कंसोलिडेटेड, तो क्या किया आपने, दोनों की फिक्स असेट्स ऐड कर दी जो अब इन दोनों ट्रायल में आई थी, दोनों बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों का स्टॉक ऐड कर दिया, इन दोनों के डेटर ऐड कर दिए, ये कैश ऐड कर दिया दोनों का GIT और CIT, दोनों के क्रेडिटर ऐड कर दिए, दोनों का प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये कैपिटल आ गई और ये बैलेंस शीट बन गई। ठीक है जी, तो अभी मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, अब आप इसमें एक बार नोट कर लीजिएगा किस तरीके से बैलेंस शीट बनी है, और अपने हाथ से सोल्व करिएगा, साथ साथ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो देखने के साथ साथ सोल्व भी करना होता है। इसके बाद एक सवाल और करता हूँ पार्शियल कंसोलिडेशन का, फिर अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी।
कर लिया नोट? अब देखिएगा, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो आइएगा, अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। अब इसको पढ़ना है आपने, फिर अब इसकी एंट्रीज करेंगे और फिर हम इसके जो है कंसोलिडेशन का जो है पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसको रीड कर लीजिएगा। पढ़ लिया पूरा? इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करिए आप।
अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, द फर्म हैज इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच इन कलकत्ता। अब इनके अंदर भी देखिएगा फुल कंसोलिडेशन है या पार्शियल कंसोलिडेशन है, तो देखिएगा पूरा सारा जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो पार्शियल कंसोलिडेशन अप्लाई होगा इसमें। अब इसके पार्शियल कंसोलिडेशन में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने एंट्री करनी है। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है। तो देखिएगा ये जो जगह है, ये जो हेड ऑफिस वाली है, ये हेड ऑफिस के लिए बना लिया हमने, और ये ब्रांच वाली है, ब्रांच की एंट्रीज के लिए बना ली। ब्रांच हैड सेंट ए चेक ऑफ 1000 टू हेड ऑफिस ऑन 25th March, नोट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस एंड नोट रिकॉर्डेड बाय द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ही इसकी एंट्री करेगा। तो आप बताइए क्या डालोगे, चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच ऑफिस अकाउंट, या जहाँ की भी ब्रांच है तो उसका नाम डालना पड़ता है, क्योंकि एक हेड ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो खाली ब्रांच से काम नहीं चलेगा। लेकिन हमारे को अगर एक ही सवाल में एक ही ब्रांच है तो कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ता। उसके बाद है ब्रांच असेट्स विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड। तो देखिएगा ये क्या करेगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, तो ये ब्रांच ऑफिस को डेबिट करेगा टू हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी फिक्स असेट्स को कम करेगा, क्योंकि ब्रांच से लेना डेप्रिसिएशन तो इसने डाल ही दिया। अब अल्टीमेटली क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली प्रोवाइड नहीं किया तो फिक्स असेट्स भी घटेंगी और ब्रांच ऑफिस भी। अगर वो प्रोवाइड हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में कर दिए होते और ब्रांच पे चार्ज करना भूल जाता, तो फिर एंट्री होती ब्रांच ऑफिस टू P&L। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चार्ज ही नहीं किए हैं, तो चार्ज नहीं किए तो अल्टीमेटली फिक्स असेट्स को अपनी को कम करेगा। हेड ये क्या करेगा, ब्रांच अपने P&L को डेबिट करेगा इस एंट्री के लिए और हेड ऑफिस को क्रेडिट दे देगा। एंट्री का अमाउंट होगा 250। इट वॉज एग्रीड ब्रांच शुड चार्ज 300 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वही 300 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच ऑफिस को डेबिट कर देगा और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देगा, यानी कि हेड ऑफिस अपने P&L को किन खर्चों के लिए, जो 300 रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसने उसको दी थी। ये क्या करेगा, ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को हेड ऑफिस को क्रेडिट दे देगा, कितना 300 रुपये का। उसका था 840 रुपये का गुड्स हेड ऑफिस ने दिया था जो ब्रांच को नहीं मिला, तो ये अपनी एंट्री डाल देगा, GIT डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट हो गया 840, राइट। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि GIT CIT की एक ही जगह एंट्री होती है, आप लोग जानते भी हैं, और नहीं जानते तो वीडियो नंबर 1 देखिए पहले। ये बात हो गई क्लियर कि जी हाँ जी ये एंट्रीज हमारी होंगी। अब इन एंट्रीज से आपने इनकॉर्पोरेट एंट्री करनी है। तो इनकॉर्पोरेट एंट्री क्या होंगी, अब जैसे फिक्स असेट्स है ब्रांच की, आप देखिएगा मैं हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट एंट्री कर रहा हूँ, हेड ऑफिस की बुक्स में, तो क्या एंट्री होंगी इनकॉर्पोरेट करने की। तो देखिएगा इसकी फिक्स असेट्स तो बदली नहीं, तो वो ब्रांच की पहले फिक्स असेट्स को डेबिट करेगा। ब्रांच की फिक्स असेट्स कितनी होंगी, 1,16,000। उसके बाद उसके स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करेगा, टू स्टॉक, स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करेगा 20,740। हेड ऑफिस की एंट्री चल रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेटर्स को भी करेगा, तो डेटर को इनकॉर्पोरेट करेगा, डेटर्स, डेटर को इनकॉर्पोरेट करेगा 24,840, ये डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद बैंक को डेबिट करेगा, बैंक को कितना करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा तो 1420। उसके बाद यहाँ पर इसके पास एक GIT भी आया था, तो GIT को भी डेबिट करेगा, क्योंकि ब्रांच के पास से GIT आया 840, और ब्रांच ऑफिस को कर देगा क्रेडिट, यानी कि असेट्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया। उसके बाद क्या करेगा, इन सब का टोटल डाल के आप क्रेडिट में डाल देंगे ब्रांच ऑफिस के यहाँ पे। फिर अगली एंट्री क्या करेगा, ब्रांच की लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगा। जब ब्रांच की लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगा तो क्या होगा, ब्रांच की लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेगा तो ब्रांच की लाइबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करेगा तो क्या करेगा, ब्रांच ऑफिस को डेबिट कर देगा, और लाइबिलिटीज में उसके पास क्या है, खाली क्रेडिटर्स हैं 31960, क्रेडिटर 31960।
अब प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करेगा। अब उसके पास प्रॉफिट था 3060, लेकिन ब्रांच के पास 3060 प्रॉफिट बचा ही नहीं। उसकी एंट्री हुई 250 और 300 उसके माइनस हो गए, तो 550 उसके अकाउंट में से माइनस हो गए। तो उसका जो प्रॉफिट बचा वो 3060 माइनस 550। तो ब्रांच का प्रॉफिट बचा कितना जो हमें देगा वो 3060 माइनस 550, 2510। तो एक प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री क्या हो जाएगी हेड ऑफिस की बुक में? ब्रांच ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2510। अब देखिएगा, अब हेड ऑफिस अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो क्या करेगा, इस एंट्री को 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 एंट्रीज के असर अपनी हेड ऑफिस वाली ट्रायल बैलेंस में अगर डाल देगा तो हेड ऑफिस की जो है बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी कंसोलिडेटेड। ये आप एक काम कर सकते हैं बड़े आसानी से, पहले ब्रांच की ट्रायल बैलेंस, ब्रांच की बैलेंस शीट बना लो, फिर हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बना लो, और फिर कंसोलिडेटेड हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बना लो। तो ब्रांच के सारे आइटम को ऐड कर दो, हेड ऑफिस के सारे आइटम को ऐड कर दो। बस एक काम करना है, एक साइड से ब्रांच अकाउंट का बैलेंस नहीं डालना है, एक साइड से हेड ऑफिस का, वो दोनों बैलेंस सेम है और बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी। तो आपको एंट्री क्या करनी है पार्शियल कंसोलिडेशन में? ये 3 एंट्रीज होती हैं जो मैंने आपको बताया, एक असेट्स को इनकॉर्पोरेट करने की, दूसरी लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की, और तीसरी प्रॉफिट या लॉस को इनकॉर्पोरेट करने की। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये सवाल था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो अब हमें ये सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, सबसे पहली एंट्री क्या है, चेक इन ट्रांजिट था, ब्रांच में डाल दिया हेड ऑफिस ने, इसकी कोई एंट्री नहीं थी। उसके बाद खर्चों की एंट्री थी, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस टू फिक्स एसेट 250, इसके में P&L टू हेड ऑफिस आ गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L, ये डालेगा ब्रांच का P&L टू हेड ऑफिस। फिर गुड्स इन ट्रांजिट की एक एंट्री थी। अब बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस की बैलेंस शीट देखें, स्टैंड अलोन है, ध्यान रखिएगा। तो स्टैंड अलोन में क्या होगा, यानी कि अब अपना तो ये फिक्स ऐसे थे, डेप्रिसिएशन लगा, ये वैल्यू बच गई। चेक इन ट्रांजिट की पहली एंट्री बच गई, स्टॉक बच गया, डेटर बच गया, कैश। और ब्रांच का बैलेंस एंट्रीज की वजह से जो बदला, क्योंकि ब्रांच का बैलेंस था डेबिट, तो 2 बार उसको आपने डेबिट किया वो प्लस कर दिया, और एक बार आपने उसको क्रेडिट किया तो वो माइनस हो गया। तो ये जो 1000 जो माइनस किया था वो है ये। तो ये वैल्यू आ गई। ये P&L की वैल्यू थी 14660 थी। एक एंट्री में उसको क्रेडिट मिला था क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऐड किए थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की रिकवरी उसको हुई, तो वो 14960, ये क्रेडिटर्स और ये कैपिटल। इसी तरीके से ब्रांच की स्टैंड अलोन बना लो, जो ब्रांच की एंट्रीज का था। फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, डेटर में नहीं था, बैंक में नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट था उसका 840, और जो एंट्री थी उसकी 250 और 300 का जो है हेड ऑफिस को क्रेडिट किया था, यही उसके प्रॉफिट में से कम हुआ था। तो लाइबिलिटीज में एक जगह तो ऐड हो गया, एक जगह कम हो गया। 840 की एंट्री एक बार असेट्स में, एक बार लाइबिलिटीज में, ये बन गई इसकी बैलेंस। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। दोनों को मिलाने का मतलब क्या है, हेड ऑफिस का बैलेंस 12940 है, ये नहीं लिखना, और उधर इतना ही 129410 इधर होगा ना, ये लिखना। तो अब 2 बैलेंस शीट आपस में मिल जाएंगी, बाकी सारे आइटम ऐड कर दो। जो आइटम जिसमें है लाइन वाइज लाइन जो है आपने ऐड कर देना है, आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा। फिक्स एसेट फिक्स एसेट जोड़ दिया, चेक इन ट्रांजिट में कुछ था नहीं, स्टॉक में स्टॉक जोड़ दिया, डेटर में डेटर, कैश में कैश, गुड्स इन ट्रांजिट में था नहीं, P&L में दोनों P&L, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, और ये बैलेंस शीट आपकी तैयार। तो ये आपका हो गया पार्शियल कंसोलिडेशन। तो आज की क्लास में मैंने आपको पार्शियल कंसोलिडेशन कंप्लीट करा दिया। अब इस वीडियो को देखिएगा और ये क्वेश्चन आप दोबारा से करिएगा।